सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो आपका अध्याय है, इसका ऑलरेडी हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण की संरचना के बारे में। हालांकि मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता रखा है, इससे पहले वाले सेशन में। वहां पर मैंने आपको बताया कि परागकण निर्माण कैसे होता है और उनकी संरचना क्या होती है। लेकिन इस सेशन में भी हम परागकण की संरचना को तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में एनसीईआरटी में परागकण के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं जो कि आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले बात हम करेंगे किसकी, परागकण की संरचना के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर किसी परागकण को देखते हैं तो आपको मैंने बताया था कि परागकण के सबसे बाहरी या आउटर जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य चोल या एक्साइन बोला जाता है। तो ये जो एक्साइन या बाह्य चोल है, ये क्या होता है, परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण कहां से हुआ था। तो इसका निर्माण किया था टेपिटम ने, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी का सबसे अंदर का स्तर था टेपिटम, उसने क्या किया था, कुछ पदार्थों का स्राव किया था। कौन कौन से थे, तो पहला था स्पोरोपोलिन और दूसरा था यूबिस कण, जो कि लिपिड युक्त होते हैं। तो ये दो पदार्थ थे जिनका स्राव किसके ऊपर किया था, परागकण के ऊपर किया था। और किसने किया था, आपके टेपिटम स्तर ने किया था। तो इनका निर्माण स्पोरोपोलिन और यूबिस कण से होता है, बाह्यचोल का या एक्साइन का। अब अगर बात करें स्पोरोपोलिन की, तो स्पोरोपोलिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूरे पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट या सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो आप पहला बात याद रखेंगे स्पोरोपोलिन के बारे में कि ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और दूसरी बात कि ये जो परागकण के ऊपर पाया जा रहा है स्पोरोपोलिन, ये क्या करता है, परागकण की सुरक्षा करता है। किससे, तो उच्च अम्लीय और क्षारीय वातावरण से, और साथ ही साथ ऐसे रसायन जो परागकण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पदार्थों से रक्षा करता है स्पोरोपोलिन परागकण का। क्लियर है, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब आगे अगर देखा जाए तो उसके बाद आपको दिखेगा अंतःचोल। अंतःचोल यानी कि इंटाइन। तो जो इंटाइन या अंतःचोल है, परागकण का आंतरिक भाग होता है, जो नीले कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो अंतःचोल या इंटाइन है, ये बना होता है किसका, सेलुलोज और पेक्टिन का। क्लियर है, तो सेलुलोज और पेक्टिन का कौन बना होता है, अंतःचोल परागकण का, या जिसे इंटाइन बोला जाता है। अब अगर परागकण में और चीजें देखें तो आपको दिख रहा होगा, ये जो पहला कोशिका होता है परागकण का, इसे बोला जाता है जननीय कोशिका, या इसी को जनरेटिव सेल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, जनरेटिव सेल या जननीय कोशिका। और ये होता क्या है, तो याद रखिएगा, ये परागकण का नर क्या होता है, नर युग्मक कहलाता है। क्लियर है, मेल गैमिट होता है। तो जननीय कोशिका को ही परागकण का नर युग्मक बोलते हैं, यानी कि जो नर युग्मक होता है किसी भी पुष्प में, वो कौन होता है, जननीय कोशिका होता है। और ये नर युग्मक किसके अंदर मौजूद है, ये परागकण के अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं परागकण क्या कहलाएगा, तो परागकण नर युग्मकोद्भित्ति कहलाता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर परागकण, जो परागकण होता है, इसी के अंदर नर युग्मक या जननीय कोशिका उपस्थित होती है। अब आगे अगर देखें तो दूसरी कोशिका थी कायिक कोशिका, जिसको हमने वेजिटेटिव सेल बोला था। तो ये जो कायिक कोशिका है, ये बड़ी वाली कोशिका दिख रही है, ये कायिक कोशिका है। अब इस कायिक कोशिका को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे नलिका कोशिका या ट्यूब सेल बोलते हैं। तो इसे नलिका कोशिका या ट्यूब सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही कायिक कोशिका जब परागण के थ्रू ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है, तो वर्तिकाग्र पर ये नलिका का निर्माण करता है, जिसे हम पराग नलिका या पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, ये किस कोशिका की वजह से होता है, तो कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल की वजह से होता है। इसी वजह से इस कायिक कोशिका को हम नलिका कोशिका भी बोलते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब अगर बात करें तो इस कायिक कोशिका के आप कुछ भागों पर देख रहे होंगे कि जो ये बाह्य चोल है इस परागकण का, वो खाली है, यानी कि जो खाली खाली गैप आपको दिख रहा है, इन गैप को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा, इन्हें जनन छिद्र या जर्मपोर बोला जाता है। तो ये जर्मपोर या जनन छिद्र क्या है, ये वो छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पराग नलिका बाहर निकलती है, यानी कि परागकण से जो पराग नलिका का निर्माण होगा वो इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा ही बाहर आएगी। क्लियर है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। और परागकण में क्या पाया जाता है, तो आपको मालूम है, परागकण कहीं ना कहीं एक प्रकार का कोशिका होता है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, जिसे हम रिक्तिका बोलते हैं, यानी कि जो वैक्यूल होता है वो भी परागकण में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बातें आप परागकण के बारे में याद रखेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा, जो परागकण होता है, ठीक है, परागकण आपने देखा था कि ये बना था किसके अंदर, एक आवरण से घिरा था, जिसको हमने कैलोज भित्ति बोला था। तो कैलोज भित्ति के अंदर परागकण थे जो कि 4 की संख्या में थे। अब ये कैलोज नामक भित्ति को नष्ट करने के लिए जो आपका टेपिटम स्तर था, बोल सकते हैं लोग बीजाणुधानी का, उसने एक रसायन का स्राव किया था जिसको हमने बोला था कैलेज। तो ये कैलेज एंजाइम ने कैलोज नामक भित्ति को नष्ट कर दिया था परागकण के चारों तरफ की। इसलिए प्रत्येक परागकण क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, फ्री हो गए थे। एक बात याद रखिएगा आप, कभी कभी क्या होता है, जो परागकण होते हैं, जो ये आपको रेड कलर में यहाँ पर दिख रहे हैं संरचना, इन्हें परागकण बोला जाता है।
तो कभी कभी कुछ पौधों में जो परागकण होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, कुछ पौधों की जातियों में जो परागकण होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, और इस जुड़े हुए परागकण की संरचना जो होती है उसे हम परागपिंडक या पोलोनिया बोलते हैं। तो पोलोनिया या परागपिंडक क्या है? यह वो संरचना होती है जिसके अंतर्गत परागकण एक दूसरे से जुड़ करके पिंड या समूह का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? लघु बीजांडधानी है, और इस लघु बीजांडधानी के अंदर ये जो रेड कलर के आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, ये क्या है? परागकण है। क्लियर है? तो ये परागकण है और परागकण आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस संरचना को परागपिंडक या पोलोनिया बोला जाता है। और कुछ किताबों में आपको इस तरीके की भी संरचना दिखती होगी, तो ये भी क्या है? परागपिंडक या पोलोनिया ही है। क्लियर है? तो ये आप दो फिगर याद रखेंगे। अब अगर बात करें एग्जाम्पल कौन से होते हैं, यानी कि किन पौधों में ये स्टेट पाया जाता है परागकण का, तो याद रखिएगा, पहला है एग्जाम्पल मदार, जिसे हम कैलोट्रोपिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैलोट्रोपिस पौधा होता है, जिसे मदार आपके स्थानीय भाषा में बोला जाता है, इसमें कौन सी अवस्था देखने को मिलती है? परागपिंडक या पोलोनिया अवस्था देखने को मिलती है। और दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे जो कि है ऑर्किड। तो ऑर्किड में भी कौन सी अवस्था देखने को मिलती है? पोलोनिया या परागपिंडक अवस्था देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आप लोग परागकण के बारे में याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, तो जो आप देखेंगे कि परागकण होता है, ये परागकण कितने कोष की अवस्था में होता है? 2 कोष की अवस्था में होता है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि परागकण जब परागनलिका का निर्माण करता है वर्तिकाग्र पर जाकर के, तो वो 3 कोशिकीय अवस्था में हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि परागकण क्या है, जो परागकण होता है उसे 3 कोशिकीय अवस्था में होना काफी जरूरी होता है। क्योंकि जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं या एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनमें द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। यानी कि आपके आवृत्तबीजी पौधे एकमात्र ऐसे संघ होते हैं जिनमें द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना जरूरी है? 2 नरयुग्मक का होना बहुत जरूरी होता है परागकण में। और नरयुग्मक क्या था? कहीं ना कहीं जो जन्नीय कोशिका है वही नरयुग्मक है। यानी कि कहीं ना कहीं परागकण में कितने जन्नीय कोशिका होना जरूरी है? 2 जन्नीय कोशिका होना जरूरी है, तभी डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो होता क्या है कि जो परागकण होते हैं उनमें से जो 60% पूरे आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, उनमें से 60% पौधे ऐसे होते हैं जो कितनी कोशिकीय अवस्था में होते हैं? द्विकोशिकीय अवस्था में जिनके परागकण होते हैं। लेकिन जब ये परागकण परागण के थ्रू वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो वर्तिकाग्र के जैसे ही ये संपर्क में आते हैं, तुरंत क्या होता है? इनका जो जन्नीय कोशिका है ये विभाजन करता है। कैसा? समसूत्री, और 2 जन्नीय कोशिकाओं में बदल जाता है। तो ये किस अवस्था में आ जाती है? 3 कोशिकीय अवस्था में आ जाती है। तो याद रखिएगा, पूरे आवृत्तबीजी संघ में 60% पादपों में परागकणों की कैसी अवस्था देखने को मिलती है? द्विकोशिकीय अवस्था देखने को मिलती है। और याद रखिएगा, जो आपके 40% पादप होते हैं उनमें कैसी अवस्था देखने को मिलेगी? त्रिकोशिकीय अवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें से आपके 2 जन्नीय कोशिका जनरेटिव सेल होंगे और एक क्या होगा? कायिक कोशिका, इसी को नलिका कोशिका भी बोलते हैं। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। अब बात करते हैं परागकण आहार या पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में बता रखा है। तो अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो परागकण होते हैं वो पोषणीय पदार्थों से काफी ज्यादा युक्त होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं न्यूट्रिशन होता है। तो जो परागकण होता है उनका हम किस लिए यूज करते हैं? आहार के रूप में, यानी कि भोजन के रूप में भी इनका यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो परागकण होता है उसमें प्रोटीन और विटामिन बी की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसका यूज हम खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। और इन परागकणों से टेबलेट का भी निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? टेबलेट या कैप्सूल का भी निर्माण किया जाता है, जिनके अंदर परागकण भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि परागकण कैसे होते हैं? प्रोटीन और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, जिनका सेवन जब व्यक्ति करता है तो इसको काफी ज्यादा लाभ पहुंचता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा बात देखेंगे तो परागकण से कुछ एलर्जियां भी देखने को मिलती है। यानी कि जो परागकण होते हैं बहुत ज्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म अणु बोल सकते हैं होते हैं, इसीलिए ये हमारे श्वसन द्वारा क्या चले जाते हैं? हमारे श्वसन मार्ग या रिस्पायरेटरी ट्रैक पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये श्वसन संबंधित कुछ एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला एलर्जी आता है दमा, जिसे हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थमा देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब ये परागकण आपके श्वसन मार्ग में जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी को क्या बोला जाता है? दमा या अस्थमा बोला जाता है। और दूसरा हो सकता है एलर्जी श्वसनीय शोथ, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि किन पौधों के परागकणों द्वारा ये अवस्थाएं देखने को मिल सकती है, यानी कि जो एलर्जी फैल रही है ये एलर्जी किन पौधों के परागकणों द्वारा अधिकतर होती है। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, दूब घास, देवदार और यूकेलिप्टस, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी कि श्वसन संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सारी बातें परागकण के बारे में थी, और आपको ये सारी बातें याद रखनी भी होंगी। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने बताना इसको जरूरी समझा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और हर एक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।